हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जो कि 1958 का एक्ट है। एक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 1958 का एक्ट है, मतलब सीआरपीसी जो नई वाली आई है वो 1973 की सीआरपीसी में पढ़ते हैं, उसके पहले का ही एक्ट है। और इसका एक्ट नंबर क्या है, तो एक्ट नंबर 20 है, याद रखिएगा। 1958 का एक्ट है। प्रेसिडेंट का सेंटेंस को मिला था 16 मई 1958 को। इसमें चैप्टर नहीं है, तो 0 चैप्टर्स हैं और 19 सेक्शन है। और एनफोर्समेंट की डेट अगर हम बताएं तो डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट एनफोर्समेंट डेट इसके बारे में बताई होंगी। मतलब हर जगह जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिस्क्रिशनर है कि वो कब से उसको एप्लीकेबल बनाना चाहती है उस स्टेट में। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स के लिए डिफरेंट डेट्स भी हो सकती है सेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको याद रखना चाहिए। फिर इसकी एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने एस सी एस टी एक्ट, मैंने सबसे पहले एस सी एस टी एक्ट पढ़ाने से ही स्टार्ट किया हुआ था, तो एस सी एस टी एक्ट में आप देखिएगा, मैंने भी पढ़ाया हुआ है कि एस सी एस टी एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 19। वो बात करता है कि ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है जो ऐसे पर्सन है जो 18 ईयर्स या उससे अबव के हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो कि एस सी एस टी एक्ट में आता है, तो उनके ऊपर ये वाला मतलब ये वाले एक्ट का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। तो मैं पढ़ देता हूँ। नो, नॉट applicable to any person above the age of 18 years who has committed any offense under SC/ST Act as per Section 19 of SC/ST Act, Prevention of Atrocities Act। तो आप ये बात को याद रखिएगा। और ये एक्सेप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC/ST एक्ट बस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी सारी एक्ट पे एप्लीकेबल होता है। पर मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे अभी तक ये वाला एक्ट अभी तक मिला हुआ है। अगर ऐसा कुछ और भी एक्ट है और आपको कहीं मिलते हैं, जैसे कोई और एक्ट होगा जिसमें प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। ये इसके बारे में आप लोग सर्च करिएगा। मैंने ढूंढा, मुझे यही मिला, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। चलिए अब एक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। तो ये एक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स। तो ऑफेंडर्स को रिलीज कर देते हैं यहाँ पे ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब अगर वो गुड कंडक्ट वगैरह की गारंटी देते हैं, या मतलब बताते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसा ऑफेंस वगैरह नहीं करेंगे। और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब होता है यहाँ पे कि वार्निंग दे देना, एक तरीके से वार्निंग या उसको चेतावनी दे देना कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं करे, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करे, ना ही ऐसी कोशिश करे। एंड फिर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, और जो भी उससे रिलेटेड मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड ये होता है, मतलब उनके लिए एक्ट बनाया हुआ है। फिर ये इनेक्ट कब हुआ था, तो ये इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 9th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया में। फिर सेक्शन 1 है इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड कमेंसमेंट। तो जो ये एक्ट है इसको हम बोलते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, 1958 का ये एक्ट है, और ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में। पहले ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड नहीं होता था। फिर ये यहाँ पे वर्ड होता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको यहाँ पे ओमिट कर दिया है एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 से, जो कि एप्लीकेबल हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से। फिर it shall come into force in a state on such date as the state government may by notification the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different parts of the state। तो ये एक्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जब भी अपने स्टेट में ये एप्लीकेबल करना चाहे तब से वो एप्लीकेबल होगा। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे कहीं भी एग्जैक्ट करेक्ट आंसर नहीं मिला कि एमपी में ये वाला एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ है। मतलब हम एमपी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, अगर कोई राजस्थान या किसी अदर जगह के एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो वो यहाँ पे अपने स्टेट का यहाँ पे एनफोर्समेंट डेट देख लेगा कि कब से उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी स्टेट में ये एक्ट एप्लीकेबल किया है। और कमेंट में भी आप बता दीजिएगा, अगर आपको मिलता है तो जिस स्टेट का आपको मिलता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे इस स्टेट में ये वाला एक्ट इस डेट से एप्लीकेबल हुआ। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक अलग से नहीं बताया तब तक यहाँ पे डेफिनेशन होगी। सबसे पहले ए डेफिनेशन है कोड। तो कोड का मतलब होगा सीआरपीसी। लेकिन सीआरपीसी में याद रखिएगा ये वाला जो है ये पुराना एक्ट जो लिखा हुआ है 1898 का जो एक्ट है, एक्ट नंबर 5, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला एक्ट में जहाँ पे भी सीआरपीसी आएगा तो नए वाली सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे जो कि 1973 में आया था, बल्कि पुराने सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरा एक्ट पुराना है, मैंने पुराना एक्ट डाउनलोड कर लिया, मैं पुराने एक्ट से पढ़ा रहा हूँ, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर
में जो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था वो भी होने लगा, तो ये चेंज हुआ है, तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए था। पर हम ये मान सकते हैं कि लेजिस्लेचर ने अभी तक इसको चेंज नहीं किया है, या उनका कुछ और ही इंटेंशन होगा। तो अभी तक तो मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूँ तब तक यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है, तो याद रखिए। फिर प्रोबेशन ऑफिसर क्या होगा, तो जो ऑफिसर अपॉइंट होता है यहाँ पे, जिसको प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं और रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर सेक्शन 13 में, तो उसके बारे में सेक्शन 13 में पढ़ेंगे। फिर प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, तो जो भी एक्ट में प्रिस्क्राइब वगैरह रूल्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे माने जाएंगे। फिर डी है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे यूज नहीं हुए, जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो यहाँ नहीं यूज हुए और नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, या फिर इस एक्ट में डिफाइन ही नहीं किए गए, और अगर डिफाइन किया गया है वो सीआरपीसी में, मतलब 1898 की सीआरपीसी में, तो उसको यहाँ पे वही मीनिंग होगा, क्योंकि उसको वहां पे असाइन किया गया हुआ है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3 से। तो सेक्शन नंबर 3 है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। मतलब कोर्ट के पास ही पावर होगी इस एक्ट में कि ये रिलीज कर पाएगी वो कुछ ऑफेंडर्स को आफ्टर एडमोनिशन, मतलब एडमोनिशन मतलब धमकी वगैरह देके, धमकी तो यहाँ पे वर्ड करेक्ट नहीं रहेगा, मतलब चेतावनी देके वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। तो लिखा रहता है इसमें कि व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड, जब भी किसी पर्सन को हमने यहाँ पे फाउंड किया कि उसने किसी तरीके से कमिट किया है कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है सेक्शन 379 में, 380 में, 381 में, 404 में, या 420 ऑफ आईपीसी में। तो ये वाले ऑफेंसेस जो हैं इनको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे ऑफेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं 379 क्या है। तो 379 है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। तो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है कि हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो उसको या तो सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 years तक का, और साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप याद रखिएगा कि थेफ्ट के बारे में बात हुई यहाँ पे। फिर 380 जो है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस की बात करता है कि अगर किसी ने भी थेफ्ट कमिट किया किसी बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, किसी बिल्डिंग, टेंट, वेसल में, और जो कि यूज होता है ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, या यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, कस्टडी वगैरह प्रॉपर्टी की कस्टडी वगैरह रखने के लिए यूज होता है, तो उसको हम पनिश करेंगे। पनिशेबल इज अ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी सिंपल या रिग्रेस दोनों तरीके की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, जो कि 7 साल तक की हो सकती है, और साथ ही साथ फाइन भी लगाया जाएगा उसके ऊपर। फिर सेक्शन 381 है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। तो अगर कोई भी यहाँ पे क्लर्क है, सर्वेंट है, और उसने अपने एम्प्लॉयड की कैपेसिटी होते हुए एज अ क्लर्क और सर्वेंट उसने कोई थेफ्ट वगैरह कमिट किया किसी प्रॉपर्टी का जो कि पोजीशन में थी उसके मास्टर की या उसके एम्प्लॉयर के में, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी डिस्क्रिप्शन की। ईदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ होता है, तो सिंपल या तो रिग्रेस हो सकती है, जो कि 7 years की होगी, और साथ ही साथ उसको फाइन भी इम्पोज होगा उसके ऊपर। उसके बाद सेक्शन 404 जो कि बात करता है डिसअप्रोप्रिएशन, सॉरी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये वाला सेक्शन बात करता है कि अगर किसी भी तरीके से किसी ने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करके कन्वर्ट कर लिया अपनी खुद की प्रॉपर्टी में, जानबूझ के ऐसा कि जो प्रॉपर्टी थी वो किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी थी जब उस पर्सन की डेथ हुई, एंड हैज नो सिंस बीन इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगल एंटाइटल टू सच पोजेशन। और उसके जब भी उस प्रॉपर्टी को उसने लिया तब उस पर्सन से उसने डिसीज पर्सन से लिया, और उस पर्सन के पास नहीं थी जिसको वो लीगली एंटाइटल था उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए। तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि ईदर डिस्क्रिप्शन की होगी, मतलब वही सिंपल या रिग्रेस, और जो कि एक्सटेंड होगी 3 years के लिए, और साथ ही साथ लाइबल होगा फाइन। और अगर वो डिसीज का जो था वो अगर वो एम्प्लॉय था या सर्वेंट क्लर्क वगैरह था, तो उसका इम्प्रिजनमेंट होगा 7 years तक का। फिर सेक्शन 340 है कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्ट इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो कोई भी अगर चीट करता है देयर बाय डिसऑनेस्टली किसी को भी इंड्यूस करता है कि वो मतलब उस पर्सन को डिसीव करके डिलीवर करवाता है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी वो एनी पर्सन को दे, और टू मेक अल्टर और डिस्ट्रॉय द होल, या तो वो किसी तरीके से उसमें कुछ भी तरीके का चेंज करे, डिस्ट्रॉय करे, या तो होल में किसी पार्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी में।
और एनीथिंग जो कि साइंड या सील्ड है, विच इज़ कैपेबल है कन्वर्ट होने के लिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो उसको पनिशमेंट यहाँ पे दी जाएगी इधर डिस्क्रिप्शन की, मतलब वही सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और जो कि होगा 7 ईयर्स तक का, और साथ ही साथ फाइन के लिए भी लायबल होगा। तो ये जो ऑफेंस है, इनके अंडर जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे फाउंड गिल्टी हुआ जिसने ये वाले ऑफेंसेस किए हुए हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट जो है, जिसकी ऑफेंस की आईपीसी में नॉट मोर देन 2 ईयर्स है, मतलब 2 ईयर से ज़्यादा नहीं है, और विद फाइन है, और विद बोथ है, अंडर आईपीसी और अंडर एनी अदर लॉ में भी। और उसने क्या किया है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड, कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और उसके अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये वाले अपराध पहले कर चुका है एक बार, तब भी हमने उसको छोड़ दिया, तो दोबारा से नहीं छोड़ा जाएगा। फर्स्ट ऑफेंडर होना चाहिए, मतलब नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन। अगर जो भी कोर्ट है उसके आगे मतलब अगर कोई भी कोर्ट है, जो पर्सन फाउंड होता है गिल्टी, उनके ओपिनियन में है कि हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, की केसेस के जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उसको रिगार्ड में रखते हुए, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस। तो कोर्ट जब भी है, कोर्ट उस पर्सन ने जब भी ऑफेंस किया है, तो उसके सर्कमस्टेंसेस को देखिए, किस सर्कमस्टेंसेस में उसने क्राइम किया और क्या नेचर था ऑफेंस करने का। मतलब नेचर भी डिफरेंट होता है, कि सपोज करिए कि किसी ने थोड़ा बहुत जुर्म किया है, मतलब जैसे चोरी भी की है, तो कुछ छोटी-मोटी चीज़ की चोरी की है, कुछ ऐसा हो सकता है, या किसी ने बहुत कुछ बड़ी चोरी की है, तो उस तरीके से ये नेचर, मतलब ये एक तरीके से ग्रेविटी, कि किस तरीके से उसने काम किया है, या क्या सर्कमस्टेंसेस थे। सपोज़ करिए कि उसने कुछ इस तरीके से किया होगा कि उसकी कुछ फैमिली कंडीशन बहुत वीक होगी, कि वो उसके पास खाने के लिए भी नहीं हो, तो उसने किया हो। एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, की किस तरीके का वो आदमी है, मतलब किस तरीके का उसका कैरेक्टर है, क्या मतलब वो लाइफ में करता है, क्या उसकी रेपुटेशन या कुछ है, और इफ इट इज एक्सपीडिएंट टू डू सो, मतलब अगर ऐसा करना ठीक है तो ही, देन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, तो उसके बाद फिर ये फर्क नहीं पड़ेगा किसी अदर लॉ में टाइमिंग फोर्स क्या लिखा हुआ है। कोर्ट जो है उसको सेंटेंस करने के बजाय, मतलब कोर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे में, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट और रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, तो कोर्ट जो है उसको सेंटेंस देने की जगह उसको रिलीज कर देगी प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में, अंडर सेक्शन 4 में, आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, मतलब वार्निंग वगैरह देने के बाद उसको यहाँ पे छोड़ देगी। फिर एक्सप्लेनेशन लिखा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन ऑफ सेक्शन 4। तो जब भी हमें एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि जब भी हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस कन्विक्शन की जहाँ भी बात होती है, तो प्रीवियस कन्विक्शन में यहाँ पे प्रीवियस ऑर्डर जो भी अगेंस्ट उसके किए गए हैं, वो यहाँ पे मतलब ध्यान में रखी जाएंगी, जो कि इस सेक्शन में बात हो रही है सेक्शन 4 में, मतलब कोई ऑर्डर पहले तो पास नहीं किया गया, ये भी ध्यान में दिया जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 4, जो कि है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। तो जब भी कोई पर्सन अगर गिल्टी फाउंड हुआ है, और उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल नहीं है विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, और जो कोर्ट है उसने जो भी जिसके पास वो पर्सन गिल्टी पाया गया है, उसका ये ओपिनियन है उसके सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, और जो नेचर उसने जो ऑफेंस वगैरह किया है, और जो कैरेक्टर है ऑफेंडर का, और उनको लगता है कि हाँ एक एक्सपीडियंट है, मतलब ये ठीक है कि उसको रिलीज कर देना चाहिए प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में। तो देन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है। कोर्ट जो है वो उसको सेंटेंस देने के अलावा, मतलब कोर्ट उसको सेंटेंस देने की बजाय, सॉरी मतलब इंस्टेड, मतलब सेंटेंस देने की जगह उसको क्या करेगी, एट वंस एनी टू एनी पनिशमेंट डायरेक्ट दैट ही इज रिलीज ऑन एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड, तो उसको सेंटेंस इशू करने की जगह हम क्या बोलेंगे कि वो अगर चाहे तो उसको डायरेक्ट कर देंगे कि वो अगर अपना रिलीज हो सकता है, अगर वो अपना बॉन्ड भर के दे दे, या तो विद और विदाउट श्योरिटी, जैसा वो कोर्ट का ऑर्डर होगा, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन
कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द पीरियड, और जब भी फिर हम उसको बुलाएंगे तो वो अपीयर होगा और रिसीव करेगा जो भी सेंटेंस वगैरह, जब भी हम उसको बाद में अगर बुलाना चाहेंगे तो। और ड्यूरिंग सच पीरियड मतलब उस पीरियड के लिए जिसके लिए हम उसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। और ये जो गुड कंडक्ट वगैरह का जो यहाँ पे श्योरिटीज वगैरह का होगा वो कितने दिन का ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल का ही ले पाएंगे एज द कोर्ट में डायरेक्ट, जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करेगी। एंड इन द मीन टाइम वो जो भी उसके बीच का समय है उसको अपना पीस वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब टू कीप पीस एंड गुड बिहेवियर, उसको अपना पीस और गुड बिहेवियर वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जितने टाइम के लिए हम बीच में छोड़ रहे हैं उतने टाइम के लिए उसको ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि वो उतने दिन के लिए छोड़ दिया गया तो वहां पे फिर कुछ वो इस तरीके के ऑफेंस वगैरह करने लगे। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट और शैल नॉट डायरेक्ट such release of an offender unless it is satisfied the offender or his surety, if any fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction, in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond. तो जब भी कोर्ट है उसको यहाँ पे तब तक रिलीज नहीं करेगी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि जो ऑफेंडर है और उसका श्योरिटी है वो यहाँ पे फिक्स प्लेस में अवॉइड करता है, मतलब रेगुलर ऑक्यूपेशन, मतलब वो फिक्स प्लेस पे ही रहता है और रेगुलरली रहता है वहाँ पे जहाँ पे भी उसको ऑफिस वगैरह, मतलब जहाँ पे भी वो उसने बॉन्ड वगैरह भरे हैं वहाँ पे वो फिक्स रहता है। जहाँ पे कोर्ट एक्साइज ज्यूरिडिक्शन करती है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे वो ऑर्डिनरी वहाँ पे ही रहता है। और ऑफेंडर जो है वो इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही एंटर इनटू द बॉन्ड, और वो उस टाइम पीरियड के लिए भी उसी प्लेस पे रहेगा जिस टाइम पीरियड के लिए उसको बॉन्ड भरने के लिए बोला गया है। और सबसेक्शन 2 इसका बात करता है कि जब भी कोई ऑर्डर यहाँ पे दिया जा रहा है सबसेक्शन 1 में तो कोर्ट यहाँ पे इसको भी कंसीडरेशन में रखेगी कि जो प्रोबेशन ऑफेंडर, मतलब कोर्ट यहाँ पे उसकी भी रिपोर्ट को देखेगी, मतलब कोर्ट शैल लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि कोर्ट उसकी कंसीडरेशन में लेगा, मतलब कोर्ट उस रिपोर्ट को भी देखेगा। कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी जो कि प्रोबेशन ऑफिसर ने बनाई है इन रिलेशन टू द केस। तो यहाँ पे कोर्ट जो है यहाँ पे सीधा सीधी बात कर रहा है सबसेक्शन 2 की, यहाँ पे सबसेक्शन 1 का ऑर्डर देने के पहले कोर्ट जो है वो कंसिडरेशन में रखेगी वो रिपोर्ट जो कि प्रोबेशन ऑफिसर ने बनाई है कंसर्न ने इन रिलेशन टू द केस, केस से रिलेटेड। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि जब भी ऑर्डर यहाँ पे दिया गया सबसेक्शन 1 में, इट इज मेड टू द कोर्ट इट्स ओपिनियन दैट द इंटरेस्ट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर and the public. It is too expedient to do so. It may pass in addition to in addition pass a supervision order directing that the offender will remain under the supervision of probation officer named in the order during the period and not less than 1 year as the case may be specified, and may in the supervision order impose such condition as it deems necessary for due supervision of the offender. तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि कोर्ट को अगर जब भी ओपिनियन लगता है कि ये ऑफेंडर के भी इंटरेस्ट में है और जनरल पब्लिक के ओपिनियन के भी इंटरेस्ट में रहेगा कि ऐसा करना चाहिए, तो वो एक एडिशनल ऑर्डर पास कर देगा जिसमें वो सुपरविजन के ऑर्डर दे देगा, कि वो ये बोल देगा अपने ऑर्डर में कि जो ऑफेंडर है वो किसी की सुपरविजन में रहेगा, किसकी सुपरविजन में रहेगा, कोई एक प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में रहेगा जिसका नाम उस ऑर्डर में मेंशन है। और कितना पीरियड के लिए रहेगा, तो कम से कम 1 साल के लिए रहेगा जब भी वो ऑर्डर पास किया गया है, और जितना भी ऑर्डर में वो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा। और सुपरविजन ऑर्डर के साथ साथ कुछ कंडीशन भी यहाँ पे इम्पोज की जा सकती है जो कि नेसेसरी है फॉर द ड्यू सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर की ड्यू सुपरविजन के लिए जो भी नेसेसरी है वो कंडीशन भी उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। फिर लिखा हुआ है कोर्ट जो भी यहाँ पे सुपरविजन ऑर्डर दे रही है सबसेक्शन 3 में, शैल रिक्वायर द ऑफेंडर, ऑफेंडर को वो रिक्वायर करेगी कि जब भी उसको रिलीज किया जाता है उसके पहले उसको एक एंटर करना पड़ेगा बॉन्ड में विद या विदाउट श्योरिटीज, कि वो कंडीशन वगैरह ऑब्जर्व करेगा जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई की गई उस ऑर्डर में, और कुछ एडिशनल कंडीशंस जो कि उसके रेसिडेंस, एब्सटेंशन फ्रॉम intoxicants or any other matter as the court may having regard to the particular circumstance consider
फिट टू इम्पोज़। तो कुछ एडिशनल कंडीशन भी यहाँ पे कोर्ट बता सकती है, जैसे कि उसके रेसिडेंस से रिलेटेड हो, एब्सटेंशन मतलब हो, फिर ये काम नहीं करेगा दोबारा से, और जो भी अदर मैटर्स हैं, जो कि कोर्ट ने पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए कंसीडर फिट किए हैं कि ये ऑफेंस को रिपीट करने से रोकना ज़रूरी है, कि जिससे वो रिपीट ना हो पाए वही सेम ऑफेंस, जो कि कमीशन ऑफ अदर ऑफेंसेस बाय द ऑफेंडर होना है। फिर सबसेक्शन 5 है कि जो भी कोर्ट यहाँ पे सुपरविजन का ऑर्डर दे रही है सबसेक्शन 3 में, वो उसको एक्सप्लेन करेगी ऑफेंडर को टर्म्स एंड कंडीशन ऑर्डर में, और उसको बोल देगी कि मतलब उसको फिर उसके बाद उसकी कॉपी जो रहेगी ऑर्डर्स की वो भी उसको दे दी जाएगी, वन ऑफ द कॉपी फर्निश वन कॉपी ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर टू ईच ऑफ द ऑफेंडर। तो जितने भी ऑफेंडर हैं उनको ये सुपरविजन वगैरह के जो भी ऑर्डर हुए हैं, सबसे मतलब फिर से बताता हूँ, सबसेक्शन 5 की जो कोर्ट है, वो जब भी कोई सुपरविजन ऑर्डर दे रही है सबसेक्शन 3 में, तो वो एक्सप्लेन करेगी ऑफेंडर को कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या है, और जो भी ऑर्डर पास किया है उसकी कॉपी वो देगी सुपरविजन ऑर्डर वगैरह की सारे ऑफेंडर्स को, और श्योरिटीज को, जो भी श्योरिटीज हैं, और प्रोबेशन ऑफिसर को भी देगी उसकी कॉपी। मतलब ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी, सीधी सी बात आप याद रख सकते हैं। तो सेक्शन 5 है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर टू रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। तो कोर्ट जो भी रिलीज करे ऑफेंडर को सेक्शन 3 सेक्शन 4 में, और अगर उनको ठीक लगता है तो वो एक यहाँ पे एट द सेम टाइम उस ऑर्डर में वो एक चीज डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो आदमी, वो जो भी पर्सन है जिसको छोड़ा जा रहा है, उसको पे करना पड़ेगा। पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए वाला पॉइंट बताता है कि सच कंपनसेशन, वो कंपनसेशन जो कि उन कोर्ट को रीजनेबल लगता है, जिससे किसी भी तरीके की लॉस या इंजरी किसी पर्सन को हुई थी जो उसने ऑफेंस किया उसकी वजह से, उसका रीपेमेंट हो पाए, मतलब उसका उसकी रिकवरी वगैरह करने के लिए, मतलब सपोज करिए कि हम किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया था, उसको हम इस वाले एक्ट के बेनिफिट देके उसको छोड़ रहे हैं, तो लेकिन उसको छोड़ने के पहले अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट यहाँ पे कंपनसेशन उससे मांग सकती है, कि उससे वो कंपनसेशन लेके वो उस पर्सन को दे देगी जिसने वो ऑफेंस किया है। फिर लिखा हुआ है सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग एज द कोर्ट थिंग्स रीजनेबल, और जो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग थी कोर्ट को जो रीजनेबल लगता है वो भी दिलवाई जाएगी, मतलब जो सपोज करिए कि अगर जो प्रोसिक्यूशन है उसका कुछ पैसा वगैरह खर्च हुआ है सूट वगैरह को फाइल करने में, या अपना केस वगैरह पूरी तरीके से प्रोसिक्यूट करने में, तो वो वाले एक्सपेंसेस भी एक्यूज से लिए जाएंगे। फिर लिखा हुआ है जो भी अमाउंट उसको ऑर्डर किया जाएगा पे करने के लिए सबसेक्शन 1 में, मे बी रिकवर्ड एज अ फाइन, तो उसको एज अ फाइन की तरह हम ले लेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 386 और 387 ऑफ द कोड। तो 386 और 387 ऑफ द जो कोड था हमारा, जो हमने ऊपर पुराना वाला कोड पढ़ा था, कौन सा कोड, जो कि 1898 का कोड है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका सेक्शन था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हम एज अ फाइन उससे रिकवर कर लेंगे, उससे एज अ फाइन ये एक्सपेंसेस रिकवर कर लेंगे। फिर जो सिविल कोर्ट है जो भी ट्राई कर रही है कोई भी ऑफेंस जो भी अराइजिंग हुए हैं यहाँ पे इन द मैटर ऑन विच द ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड, जो भी ऑफेंस जो भी ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट किया है, तो वो shall take into account any amount paid or recovered as a compensation under subsection 1 in awarding damages। तो सिविल कोर्ट है जब भी कोई भी ट्राई कर रही है कोई भी सूट वगैरह जो भी सेम मैटर्स वगैरह से अराइज हुए हैं, मतलब सिविल कोर्ट ने कर बाद में सपोज कीजिए कि कुछ अलग तरीके का सूट है जो सेम मैटर से रिलेटेड है, उसको ट्राई किया, जैसे डिफेमेशन वगैरह से रिलेटेड होता है, कुछ होता है जो सिविल कोर्ट को भी पावर होती है ट्राई करने की। तो अगर सिविल कोर्ट है, अगर वो कोई भी ऑफेंस यहाँ पे ट्राई कर रही है, कोई भी सूट जो भी सेम मैटर्स वगैरह से कनेक्टेड है जिसमें ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो वो टेक इनटू अकाउंट, मतलब वो ध्यान में रखेगी जो भी अमाउंट उसने पे किया है और उससे रिकवर किया गया एज अ कंपनसेशन सबसेक्शन 1 में इन अवॉर्डिंग। 1 मिनट। इन अवॉर्डिंग डैमेजेस, तो जब भी कोई डैमेजेस वगैरह पे करने वाला है कोर्ट यहाँ पे, तो उसके पहले अगर
सिविल कोर्ट में मतलब कुछ भी करने वाला है, सिविल कोर्ट पहले ये देखेगा कि उसने जो पहले अगर कहीं पे करके रखा है और जो कुछ भी उससे रिकवर किया गया है जैसे कंपनसेशन, तो फिर उसके बाद ही मतलब कुछ देखेगा। मतलब उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वो यहाँ पे दिलवाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो यहाँ पे ऑफेंडर को कई बार फाइन देना पड़ जाए। फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर 6, जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। तो जब भी कोई पर्सन है अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज है, उसको अगर गिल्टी फाउंड किया गया कि उसने कमिट किया कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट, लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, तो कोर्ट जो है जिस पर्सन को उसने फाउंड किया गिल्टी वो उसको सेंटेंस नहीं देगी इम्प्रिजनमेंट, unless it is satisfied the having regard to the circumstances of the case, including the nature of offence and the character of offender, it would not desirable to deal him under section 3 and section 4. The court may pass any sentence on the offender and shall record of reasons to doing so. तो जब भी यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि 21 ईयर्स का एज का है और अगर उसको गिल्टी पाया गया किसी ऑफेंस में, तो जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बस उसको छोड़ के, तो कोर्ट जो है जिस कोर्ट ने उसको गिल्टी फाउंड किया है वो शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट, तो उसको इम्प्रिजनमेंट वो नहीं देगी अनलेस अनलेस में मतलब इसका एक्सेप्शन लिया होगा अगर वो सेटिस्फाई हो गई है उनके सर्कमस्टेंसेस वगैरह को देख के या नेचर ऑफ ऑफेंस जो किया उसने, कैरेक्टर जो है ऑफेंडर का, और उनको डिजायरेबल लगता है कि उनको ये वाला जो बेनिफिट है वो नहीं देना चाहिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का, तो कोर्ट उसको सेंटेंस दे देगी और सेंटेंस देते टाइम उसको अपना रीजंस भी दिखना पड़ेंगे राइटिंग में कि ये सेंटेंस उसको दी जा रही है। फिर सबसेक्शन 2 लिखता है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 विद एन ऑफेंडर referred to in subsection 1, the court shall call for an report from the probation officer and consider the report, if any, and any other information available to it relating to the character of physical and mental condition of the offender. तो जब भी कोर्ट यहाँ पे कर रही है अपने आप को, मतलब कोर्ट अपने आप को इस ऑर्डर को देने वाली है, उसके पहले वो सेटिस्फाई करेगी कि जो डिजायरेबल है या नहीं सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, जो कि सबसेक्शन 1 में हमने ये दिया था ना कि सेक्शन 1 में इसकी बात हो रही है कि 3 और 4 का बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में जब भी वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है कोर्ट, तो उसके पहले वो क्या करेगी कि सबसे पहले रिपोर्ट मँगाएगी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स मतलब प्रोबेशन ऑफिसर से वो रिपोर्ट वगैरह मँगाएगी, और रिपोर्ट मँगाने के साथ-साथ जो भी उनके पास अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि किस तरीके का उसका कैरेक्टर है, क्या उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन है, ये भी उसको ध्यान में रखेगी, इसको भी ये देखेगी। फिर सेक्शन 7 लिखता है कि रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, तो जो भी रिपोर्ट होगी प्रोबेशन ऑफिसर की जो कि रेफर की गई है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 में, उसको ट्रीटेड करेंगे कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये गोपनीय होगी, मतलब ये गुप्त रखी जाएगी एक तरीके से, ऐसा आप बोल सकते हैं हिंदी में। और प्रोवाइडेड दैट, लेकिन अगर प्रोवाइड दैट में लिखा हो कि अगर कोर्ट को लगता है कि ठीक लगता है कि कम्युनिकेट करना चाहिए सब्सटेंस देयर ऑफ ऑफेंडर को, मतलब ऑफेंडर को ये सब चीजें इस रिपोर्ट के बारे में बताना चाहिए और उसको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपने एविडेंस वगैरह दे पाए रिलेवेंट मैटर से रिलेटेड, तो ये रिपोर्ट उसको बता दी जाएगी ऑफेंडर को, मतलब कोर्ट चाहे तो कम्युनिकेट करेगी सब्सटेंसेस जो भी उस रिपोर्ट में है ऑफेंडर को बता दी जाएंगे, जिससे ऑफेंडर को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एविडेंस एविडेंस वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है जो कि उस रिपोर्ट में है उससे रिलेटेड। फिर सेक्शन नंबर 8 बात करता है वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। तो जब भी एप्लीकेशन कर रहा है अगर प्रोबेशन ऑफिसर या फिर कोर्ट जिसने यहाँ पे ऑर्डर पास किया था सेक्शन 4 में किसी भी ऑफेंडर के अगेंस्ट, और उनका ये ओपिनियन है कि ये या तो ये इंटरेस्ट में है ऑफेंडर की या पब्लिक के कि ऐसा करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, मतलब वेरी करना चाहिए कुछ भी कंडीशन या बॉन्ड जिसमें वो एंटर किया गया था जिसमें एक्यूज को ऑफेंडर को, तो इट में एट द टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव, जो जितने भी टाइम जब तक बॉन्ड इफेक्टिव है तब तक वो वेरी कर सकती हैं बॉन्ड की, मतलब वेरी कर सकती है बॉन्ड को और एक्सटेंड कर सकती हैं या फिर कम कर सकती है ड्यूरेशन जो भी है।
लेकिन जो भी ड्यूरेशन वो कम ज़्यादा कर रहे हैं, वो कभी भी 3 साल से ज़्यादा की तो कर ही नहीं सकते, ओरिजिनल डेट ऑफ ऑर्डर से। मतलब ओरिजिनल जब जिस दिन वो ऑर्डर पास किया गया था, उससे 3 साल से ज़्यादा की तो वो कर ही नहीं सकते यहाँ पे, डेट वगैरह एक्सटेंड। और बाय अल्टरिंग द कंडीशन, और जो भी अल्टरिंग कंडीशन वगैरह वो कर रहे हैं, और कुछ एडिशनल कंडीशन भी अगर वो चाहें तो इम्पोज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि कुछ भी तरीके की वेरिएशन वगैरह यहाँ पे तब तक नहीं होंगी जब तक ऑफेंडर को हम यहाँ पे और उसकी श्योरिटी को, जो भी मेंशन है वहाँ पे बॉन्ड में, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देते। मतलब जब तक उसको एक बार सुन नहीं लिया जाता ऑफेंडर को और उसकी श्योरिटी को, तब तक यहाँ पे चेंज नहीं करेगी। फिर सबसेक्शन 2 लिखता है कि अगर श्योरिटी रिफ्यूज़ कर देता है कंसेंट देने से, जो भी वेरिएशन वगैरह यहाँ पे जो प्रपोज़ है यहाँ पे सबसेक्शन 1 में, तो कोर्ट जो है वो ऑफेंडर को यहाँ पे बोल देगी कि आप फ्रेश बॉन्ड दीजिए। और अगर वो जो ऑफेंडर है वो रिफ्यूज़ कर देता है यहाँ पे, या फिर फेल हो जाता है यहाँ पे फ्रेश बॉन्ड देने से, तो कोर्ट जो है उसको या तो सेंटेंस कर सकती है, जो भी ऑफेंस जिसमें वो फाउंड गिल्टी हुआ था, उसको यहाँ पे अगर वो बॉन्ड वगैरह नहीं दे पा रहा है फ्रेश बॉन्ड, या फिर फेल हो जा रहा है बॉन्ड वगैरह देने में, तो कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि अगर वो सेंटेंस देना चाहे, तो दे सकती है जिसके लिए वो फाउंड गिल्टी हुआ था। फिर सबसेक्शन 3 है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेंट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, कोर्ट जो पास कर रही है कोई भी ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 में इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर, किसी भी ऑफेंडर की रिस्पेक्ट में अगर सेक्शन 4 में कोई भी ऑर्डर पास कर रही है और वो सैटिस्फाई हो जाए, एन एप्लीकेशन मेड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर, की जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा की गई है, कि जो कंडक्ट है ऑफेंडर का, उससे ये पता चलता है कि अननेसेसरी हैज़ बीन सच as to make it unnecessary that it should be kept any longer under the supervision, discharge such bond entered into by him। तो बस इसमें यही बात कर रहा है सबसेक्शन 3 कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे पहले यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जो कोड है जिसने यहाँ पे ऑर्डर पास किया है सेक्शन 4 में ऑफेंडर का, अगर वो सैटिस्फाई हो जाती है एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे की गई है प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, कि जो भी कंडक्ट है ऑफेंडर का, वो अब इतना सही है कि ये अननेसेसरी है कि उसको किसी भी तरीके का यहाँ पे उसके ऊपर अब उसके बाद किसी भी तरीके का सुपरविज़न किया जाए, कुछ भी तरीके से उसको यहाँ पे सुपरविज़न वगैरह में अब रखने की ज़रूरत है, तो इसको डिस्चार्ज कर देंगे, बेल और बॉन्ड पे जो कि उसने एंटर किया था, उसके ऊपर। तो मतलब अगर कोर्ट को यहाँ पे ठीक लगता है, यहाँ पे बाद में प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन करने के बाद कि ऑफेंडर को अब यहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पे सुपरविज़न वगैरह में रखना, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। बॉन्ड या बॉन्ड जो भी एंटर उसके द्वारा किए जाते हैं, उसके करने के बाद। नहीं, मतलब जो भी उसने बॉन्ड वगैरह यहाँ पे किए गए थे, बॉन्ड और बॉन्ड्स वगैरह जो भी भरे गए थे उसके द्वारा, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सीधी बात है। तो इतना हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे।